हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस बैक ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के सिलसिले में आज हमारा 14वां लेक्चर है और आज हम लोग सन 2013 में आए सभी जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सन 2000 से लेके सन 2012 तक के सभी जीएस के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनसे निवेदन है कि प्रीलिम्स के पहले एक बार ये पूरी सीरीज जरूर देख के जाएं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक करेंट अफेयर का प्रोग्राम चल रहा है जो कि 500 सीरीज का प्रोग्राम है। ये प्रीलिम्स के पेपर के 5 दिन पहले ये पूरा कोर्स पूरा कर दिया जाएगा और हमको पता है कि करंट अफेयर में नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अकेले करंट अफेयर के होते हैं और आपके चयन में देखिए तो 1/4 रोल अकेले करंट अफेयर का है। तो ऐसे में दोस्तों, ये दोनों प्रोग्राम जो यूपीएससी हिंदी के द्वारा आयोजित किया गया है उसको आप जरूर उसका लाभ लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सन 2013 के क्वेश्चन को। पहले सब क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम वो इसी में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही साथ हम लोग ऋग्वेद के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट हैं, उसको हम लोग पूर्व के दिनों में देख चुके हैं कि इसमें 10 मंडल होता है, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है, कौन सा सूक्त पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा पुरुष सूक्त है। यानी नियर अबाउट दोस्तों ऋग्वेद का एक भी फैक्ट ऐसा दाएं बाएं नहीं होगा। अगर आप पुराना वीडियो देखे हैं, पुराने लेक्चर्स को देखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे समय नहीं गंवाते हैं और सीधा इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऋग्वेद पे लगभग हम लोग पूरे अगर लेक्चर को मिला लें तो अकेले आधे घंटे के ऊपर क्लास तो ऋग्वेद के ऊपर हुई है। तो दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, आनंद तो उनके शिष्य थे, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था सुभद्य। तो जो अंतिम व्यक्ति था दोस्तों जिसको गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था वो था सुभद्य। और एक होमवर्क दोस्तों लेंगे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, मतलब वो कौन सा जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बाकी दोस्तों हम लोग को गौतम बुद्ध के बारे में पता है, गौतम बुद्ध के जो भी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड एक बार जरूर देखिएगा। सारे बैकग्राउंड की वो किस वंश से संबंधित थे, उनकी माता जी किस वंश से थी, उनके जो पिताजी थे वो किस वंश से संबंधित थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो किस जगह पे हुई थी, जो प्रतीक चिन्ह है इनके, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने पूर्व के दिनों में विस्तृत चर्चा किया है। जितनी भी बौद्ध संगतियाँ थी उनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। तो दोस्तों, एक बार उसके बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन को आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि इस बार आप देखिएगा कि बौद्ध और जैन धर्म से इन दोनों से मिला के नियर अबाउट एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों से नियर अबाउट सुना है यहाँ से, पिछले साल तो क्वेश्चन ही नहीं था। तो आते दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन मौर्य पीरियड से और कह रहा है सीता से तात्पर्य क्या था। तो दोस्तों, जो सीता थी वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, जो राजकीय भूमि होती थी वो सीता कहलाता था। अब आगे देखिए दोस्तों, तो अष्टप्रधान, जो मौर्य पीरियड का अष्टप्रधान था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप अष्टप्रधान को होमवर्क के तौर पे लिख लेंगे, आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। बैक ईयर का अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो अष्टप्रधान के बारे में आपको पता होगा। आप चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में अष्टप्रधान के बारे में लिख सकते हैं। आगे दोस्तों, एक लैंड थी उसका नाम था अदेव मातृक। तो जो अदेव मातृक थी दोस्तों वो बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली जो थी वो अदेव मातृक थी, जो लैंड थी वो अदेव मातृक थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अदेव मातृक बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली जो लैंड थी वो अदेव मातृक थी और सीता जो थी वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। आते दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा जो कि एक हॉस्पिटल था, क्या था। तो हमको पता कि दारुल सफ़ा एक हॉस्पिटल था जिसमें फ्री इलाज चलता था। तो और हम देखेंगे कि कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर देखें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि इसने दीवान खैरात नाम का एक विभाग था उसकी स्थापना की थी। बेसिकली ये जो था ये मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और उनकी लड़कियों हेतु सहायता करता था। तो दीवान खैरात
ये एक जो विभाग था इसका संबंध फिरोज शाह तुगलक से था, और ये मुस्लिम विधवा महिलाएं जो थीं, जो विधवाएं थीं और जो लड़कियां थीं, उनकी सहायता के लिए इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, दासों का शौकीन किसे कहा जाता है, ये होमवर्क है। आप चाहे तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दासों का शौकीन किसको कहा जाता है। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर भारत में चांदी के सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो दोस्तों, इल्तुतमिश। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जो चांदी था वो टंका था और जो तांबा था वो जीतल था। जो इसने तांबा चलाया था उसको जीतल कहते थे। तो इस तरह से हमको पता है। साथ ही हमको एक चीज़ और भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर ध्यान देंगे कि तुर्कान ए चिहलगामी ये 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, और इसका निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। आगे आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो हमको पता है दोस्तों कि अलवार और नैनार ये दोनों भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। जो नैनार होते थे वो बेसिकली शैव धर्म के होते थे, तो शैव रिलेटेड होते थे, और जो अलवार होते थे वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड होते थे, वैष्णव के फॉलोवर होते थे। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? तो इसमें हमको ये बताना है कि अलवार संत नहीं था। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें, तो पोयगई, पुडम और तिरुमंगई। तो पोयगई, पुडम और तिरुमंगई ये तीनों अलवार संत थे। तो इसमें एक बचे, वो हैं तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि अलवार किससे संबंधित थे, नैनार किससे संबंधित थे। याद करने का तरीका दोस्तों, नयन से आप शिव को रिलेट कर सकते हैं कि शिव जी के पास क्योंकि 3 आँख थी, तो इस तरह से ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको तुक्का मिल जाएगा, और एक अगर याद हो गया कि नैनार शिव से थे तो अलवार सेकेंड हो जाएगा। अगला आ रहा है दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको ध्यान देना है कि बताना है जो गलत है। ध्यान दे दोस्तों, तो जो दास्ता का अंत किया था वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, ना कि मैल्कम ने। तो दास्ता का अंत जो है वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, बाकी जजिया कर फरुखशियर ने दोबारा लगा दिया था। हमको पता है कि जो जजिया था वो गैर इस्लामिक कर था, जो गैर इस्लाम के लोग थे, जो मुस्लिम नहीं थे, ये उनसे लिया जाता था। मुस्लिमपट्टनम पर अधिकार फोर्ड है, और सती प्रथा का निषेध अधिनियम ये बेंटिंग ने लेके आया था। इसमें दास्ता का अंत जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है, सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आता है कि दास्ता का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। तो इसको ध्यान देंगे। आगे आते दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में 2 लोग गए थे। एक्चुअली जाने के पीछे का जो रीज़न था वो था व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, व्यापारिक सहूलियत प्राप्त करना। क्योंकि हमको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस ड्यूरेशन में कम से कम हम लोग कह सकते हैं, यानी 17वीं सदी में हम लोग कह सकते हैं कि जो मराठा, जो मुग़ल साम्राज्य था वो एक सशक्त साम्राज्य था, क्योंकि जो इनकी आर्मी थी वो काफ़ी सशक्त थी, जो रेगुलेशन रूल्स थे वो सशक्त थे इनके। यही रीज़न था कि उस पीरियड में ये सशक्त था। हम देखेंगे कि मुग़ल पीरियड 1707 के बाद से डाउनफॉल होना शुरू होगा, और आगे बस चंद अगले 50 सालों में ही मुग़ल पीरियड का पतन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हॉकिंस आया था सबसे पहले। हालांकि हॉकिंस वो सहूलियत जो चाहता था जो उसको नहीं मिल पाया। बाद में टॉमस रो आया था, और टॉमस रो ने और जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था वो दिलवा दिया। तो इसका सही आंसर है हॉकिंस। अकबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद कराया? दोस्तों, हमको पता है कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर एक ऐसा शासक है जिसको हम लोग उदार शासक के रूप में, धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जानते हैं। अकबर ने कई स्थापत्यों का निर्माण कराया है जिनके बारे में हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, और अकबर हमेशा से मिडिवल हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट रहे। पिछले दिनों में 2 क्वेश्चन अकबर से आए थे पिछले साल, इसलिए दोस्तों अकबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हम लोग पिछले दिनों में देखे हैं, जितने भी जैन और बौद्ध धर्म से देखे हैं, एक बार उन पर नज़र जरूर फेंकेंगे। और खास तौर पे दोस्तों ध्यान देंगे कि जो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फैक्ट हो, जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित फैक्ट हो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया और रिपीटेड अगर गलत हो गया दोस्तों, तो प्रीलिम्स रुक सकता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो जो फारसी में अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था, जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बाकी दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि जो अनुवाद विभाग था उसने कई सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया था। जैसे एक बुक है लीलावती, जो कि मैथमेटिक्स की बुक है।
तो लीलावती जो कि एक मैथमेटिक्स की बुक है, इसका जो अनुवाद किया था वो फैजी ने किया था, और एक पंचतंत्र है जिसका अनुवाद अबुल फजल ने किया था। तो लीलावती का फैजी ने किया था और जो पंचतंत्र है उसका अबुल फजल ने किया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन पे 4 नाम लिखा है और कह रहा है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया। तो दोस्तों हमको पता है कि खुर्रम, जिसको शाहजहां भी कहा जाता था, इसने तो विरोध किया था। लेकिन अगर नहीं भी पता, देखिए तो सारे ऑप्शन में 2 नंबर है आपका। तो सारे ऑप्शन में 2 नंबर है, यानी आपको खुर्रम अगर पता है तो आप आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों खुसरो भी, जो खुसरो था वो भी जहांगीर के अपोजिट था, जहांगीर के पॉलिसीज़ के अपोजिट था और उनके खिलाफ उसने विद्रोह किया था। तो यानी 4th नंबर एकदम सही है। बेसिकली खुसरो को लोग एक कवि के तौर पे जानते हैं और सोचते हैं कि क्या कर सकता है, ये कैसे विरोध कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि खुसरो ने भी जहांगीर का विरोध किया था। और अगर एक ऑप्शन 4 पे आप जाते हैं तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुर्रम, महाबत खां और खुसरो, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। जलियांवाला बाग कांड दोस्तों हमको पता है कि इसमें हजारों लोग की जान चली गई थी। तो जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से अपना त्यागपत्र दिया था। दोस्तों जो जलियांवाला बाग कांड का जो भी बैकग्राउंड है, उस पूरे बैकग्राउंड को हम लोग पढ़े हैं। एक बार आप चाहें तो जलियांवाले बाग के बैकग्राउंड का होमवर्क कर सकते हैं। पूर्व के दिनों में हम लोग देखें दोस्तों, आप उसके जो लोग वीडियोस देख चुके हैं एक बार वो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो किसने त्यागपत्र दिया था दोस्तों, वायसराय के कार्य परिषद थे। तो वायसराय के कार्य परिषद से जिन्होंने त्यागपत्र दिया था वो थे सर शंकर नायर। तो सर शंकर नायर ने वायसराय के कार्य परिषद से जो है कि इस्तीफा दिया था। साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि जो थी, कैसर ए हिंद, इस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। और आगे हम लोग ध्यान दें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि हटाई थी। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर से भी इंपॉर्टेंट कैसर ए हिंद तो है ही दोस्तों, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है राय बहादुर की उपाधि। पेपर में ये भी कल को क्वेश्चन आ सकता है कि जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। तो इसका आंसर होगा जमना लाल बजाज। तो जमना लाल बजाज ने वापस किया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। केवल बजाज वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो भी दिमाग में रहेगा कि इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया था। 12th नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों कि 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। तो दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट बना था, उसी नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। और इस मांग में जो अन्य भी लोग शामिल थे, जो उस नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे, वो थे सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर। आगे आते दोस्तों, चंपारण में कह रहा है कि 3 कटिया प्रथा। तो चंपारण का पूरा बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं कि 1917 में किया गया था। बिहार में चंपारण एक जगह है, वहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में ये एक सक्सेस हम लोग कह सकते हैं कि एक मूवमेंट किया गया था, एक आंदोलन किया गया था जो कि सत्याग्रह पे बेस्ड था। और ये था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो दोस्तों इसको ध्यान देंगे, 3/20 है। आगे है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो दोस्तों जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक सदस्यों में तिलक थे, चिपलुंकर थे और जो तीसरे थे वो थे जोशी जी। तीसरे थे जोशी जी। तो तिलक, चिपलुंकर और जोशी ये तीनों संस्थापक सदस्य थे। हालांकि इसमें नाम एक ही है, तिलक जी। तो तिलक जी इसमें सबसे फेमस भी हैं। इसका सही आंसर है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 80 के दशक में बनी थी, 1880 के टाइम पीरियड में बनी थी। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे तिलक जी। नेक्स्ट दोस्तों मुस्लिम लीग, हमको पता है कि इसको इंग्लिश ने एक हम लोग कह सकते हैं कि सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल के तौर पे बनाया था। बेसिकली जो उनका हिंदू मुस्लिम और एक जो डिवीज़न पॉलिसी उनको चलानी थी उसके लिए इसको बनाया था, ताकि तुष्टीकरण की नीति हम लोग जो भी कह लें। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 में की गई थी। 1906 में की गई थी इंग्लिश की मदद से, जिसके संस्थापक सदस्यों में आगा खां थे और सलीमुल्लाह होलसिनुल उल मुल्क। तो केवल इसमें ध्यान दें, आगा खां थे और मुल्क 2 लोग थे। तो इस बेसिकली इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आगा खां। सेपरेट क्वेश्चन बन के आएगा तो देखिएगा केवल और केवल आगा खां पे बन के आएगा।
इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो एक जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1940 में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी में पाकिस्तान की मांग की गई। पहले बोला गया कि अब एक सेपरेट हमको राज्य चाहिए और देश चाहिए जो कि मुस्लिमों का देश होगा, और वो उसकी मांग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें की गई थी। इसी के लिए लाहौर अधिवेशन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग पुराने दिनों में कर चुके हैं कि स्टेटमेंट था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये किस अधिवेशन में कहा गया था? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी के द्वारा जो कराची अधिवेशन था 1931 में उसमें दिया गया था। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी गांधी इरविन समझौते के कुछ ही दिन बाद जो है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और वो जो भगत सिंह की फांसी दी गई थी और जो कराची अधिवेशन था इसके बीच में बस एक हफ्ते का गैप था। तो गांधी जी बहुत से लोग बहुत असंतुष्ट थे, गांधीवादी प्रिंसिपल से लोग बहुत असंतुष्ट थे। इसी के लिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए गांधी जी ने इस बात को बोला था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। यानी जो प्रिंसिपल्स है गांधी जी के वो अच्छे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि समय की मांग के अनुरूप थे। आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1937 में प्रांतों के में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला? तो दोस्तों इसको ध्यान देंगे। तो 1937 में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, हमको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो 40 के करीब में स्टार्ट हो गया था, 39 के करीब में स्टार्ट हो गया था। यानी 2 साल से कम का टाइम पीरियड था, या हम लगभग कह सकते हैं 2 साल। तो 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, और उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि बिना भारतीयों की अनुमति से, यानी बिना भारतीय नेताओं की अनुमति से, बिना उनसे पूछे भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया। इसी के विरोध में पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था जहां भी कांग्रेस शासित थे। तो इसका सही आंसर है वो 28 महीने तक गवर्नमेंट चली थी, उसके बाद से इस्तीफा दिया गया था। इस्तीफे का रीज़न क्या है ये आपको पता चल गया। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? तो दोस्तों अरुणा आशफ अली के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि अरुणा आशफ अली जो थी वो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे रिलेटेड थी। 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो इस टाइम पीरियड का वायसराय था। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो दोस्तों हमको पता है कि माउंटबेटन योजना यही थी जिसमें देश के विभाजन का आधार बना, 2 सेपरेट देश बना, एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान बना। तो माउंटबेटन योजना का जो आधार बनी वो देश का विभाजन बना, और ये कब आई थी? तो 1947 जुलाई 1947 में आई थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे, जुलाई 1947 में। आते दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने कहा था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग किए हुए हैं। तो वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। एक्चुअली इनके जो एग्रेसिव बोल थे, जो इनकी पत्रिकाओं में एग्रेसिवनेस था, उसके लिए कहा गया था कि भारतीय अशांति के जनक तिलक को ठहराया था वी चिरोल ने। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और ये जो स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन वो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसको एक कहा जाता है कि एग्रेसिव नारा था। पहली बार गांधी जी ने इस टाइप का नारा दिया था। एक्चुअली रीज़न ये था कि ये ड्यूरेशन वो था कि इंग्लिश कमज़ोर हो चुके थे, और यही वो मौका था कि जब हम लोग इनको आसानी से यहाँ से भगा सकें। तो यही रीज़न था कि गांधी जी को लगा कि अगर इस पीरियड में 2-4 लोग की जान चली भी जाती है तो उन 2-4 लोग से इंपॉर्टेंट अभी देश को आज़ाद कराना है, तो वो करो या मरो का नारा दिया गया था। हम देखेंगे इस पीरियड में जो चुटपुट हिंसा भी होती है तो गांधी जी इस मोमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब ये लास्ट है, तो करो या मरो। आगे आते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, और हम देखेंगे यही जो क्वेश्चन है दोस्तों, यही यूपीपीसीएस 2019 का आंसर बन के आया है। आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? यानी पिछली बार क्वेश्चन 2019 में क्या था दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में जो मुकदमा कहाँ चला था, तो उसका आंसर था लाल किला। तो दोस्तों किसने वकालत की थी, ये क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के जो लाल किले में मुकदमा चला था उसमें किसने वकालत की थी? तो इसमें सप्रू ने
जो तेज बहादुर सप्रू हैं उन्होंने वकालत की थी। हालांकि इस टीम में जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और काटजू भी शामिल थे, और इस टीम का जो नेतृत्व किया था वो भूला भाई देसाई ने किया था। वो भूला भाई देसाई ने किया था। हालांकि दोस्तों इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि चूँकि सप्रू बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, सप्रू बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसी के लिए सप्रू को दिया गया है। क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, एक मोतीलाल नेहरू है और एक जवाहरलाल नेहरू है। प्राय मोतीलाल नेहरू जिस ऑप्शन में होते हैं वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दे देता है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होते हैं वहाँ पे मोतीलाल नेहरू दे देता है, और कंफ्यूज करा रहा होता है तो दोनों दे देता है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, और दोनों एडवोकेट से रिलेटेड है, इसलिए गलती का भी चांस बन जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो बच्चों को बताया भैया कि ये 82 डिग्री 30 मिनट है, और ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। और जो हमारा टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटा हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से आगे है। इस चीज़ को ध्यान देंगे क्योंकि हमारा जो अक्षांश है वो पूर्व में है, तो इस रीजन से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ दर्रे दिए गए हैं और उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो कह रहा है एक ही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है, यानी कोई एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो दोस्तों हम लोग लगा चुके हैं, नाथुला जो है वो सिक्किम का दर्रा है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। जब नाथुला सिक्किम का है तो इसका सही आंसर तो मिल गया हमको ए। लिपू लेक का है उत्तराखंड। हमको पता है कि हमको उत्तर लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है, तो लेख, तो उत्तराखंड का हो गया लिपू लेक। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो पाल घाट है वो केरल का है, और जो रोहतांग है वो हिमाचल प्रदेश का है। इसको ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? भारत तो दोस्तों इसका है जो सतलज, क्योंकि सतलज का जो उद्गम है वो तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक राकस ताल है, वहाँ से। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। बाकी अगर राकस ताल वाला नहीं भी बता रहता तो हमको पता कि जो रावी और ब्यास है दोस्तों वो रोहतांग के दर्रे के समीप इसका उद्गम होता है। तो यानी रोहतांग दर्रे के समीप जब इसका उद्गम होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि नियर अबाउट हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द रावी और ब्यास का जन्म होता है। तो यानी इसका तो जन्म भारत में हो गया। अब हमारे पास बचा एक चेनाब, तो चेनाब भी भारत में ही इसका जन्म होता है। तो अब हमारे पास इस तरह से हम कह सकते हैं कि रावी, ब्यास और चेनाब ये तीन का तीनों भारत के अंदर इनका जन्म होता है, इनका उद्गम होता है। लेकिन सतलज एक ऐसी नदी है जो कि इनमें दिए गए ऑप्शन में से जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है के समीप एक राकस ताल है, वहाँ से निकलती है और शिवालिक पहाड़ी होते हुए भारत में प्रवेश करती है। आते दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कल भी किए हैं और आगे के पिछले दिनों में भी किए हैं। तो इसमें जो चेन्नई है दोस्तों ध्यान देंगे, चेन्नई एक कृत्रिम है, इसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में लगाए हुए हैं। और कल ही हम लोग पढ़े हैं कि जो विशाखापट्टनम है इस भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब आते हैं दोस्तों इसको ऑप्शन को इतनी नॉलेज पे ही टिक करते हैं। तो चेन्नई कृत्रिम है, पूछा है प्राकृतिक, यानी एक ऑप्शन तो पहले काट दीजिए। आपके पास अब सी बचा और आपके पास डी बचा। कल के नॉलेज के हिसाब से अगर हम लोग टिक करें तो विशाखापट्टनम भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन केवल और केवल डी में है। अच्छा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, यही रीज़न है कि काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहते हैं। आगे कह रहे हैं इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा होते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में 14 दिन के हम लोग लगभग 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें जो है लोहा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो यानी रीज़न इसका गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों। वन साइड में उद्योग लिखा है, दूसरी साइड में केंद्र लिखा है, हमको मैच कराना है दोस्तों। तो इसको हम लोग देखें दोस्तों, तो जो एल्यूमिनियम है वो जेके नगर से रिलेटेड है। तो एल्यूमिनियम जो उद्योग है उसका केंद्र है जेके नगर, यानी ए का 3 मैच कराएंगे। ए का 3 मैच कराएंगे तो सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब हमारे पास देखें तो बी का एक यहाँ भी है और बी का एक यहाँ भी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि तांबा मलांज खंड से रिलेटेड हो गया। तो तांबा उद्योग जो है उसका केंद्र हो गया मलांज खंड। अब आते हैं दोस्तों जस्ता। तो जस्ते से का जो संबंध है दोस्तों वो है टुंडू से। तो जस्ता का जो केंद्र है वो है टुंडू
और जो जूट का केंद्र है वो है भाटपाड़ा। तो जूट का केंद्र हो गया दोस्तों भाटपाड़ा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। एल्यूमिनियम का संबंध हो गया जीके नगर, तांबा का संबंध हो गया मलांच खंड, जस्ता का संबंध हो गया टुंडू से, और जूट का संबंध हो गया भाटपाड़ा से। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में वन साइड में उद्योग है और दूसरे साइड में स्थल है, और हमको बताना है कि कौन सा उद्योग किस स्थल के साथ मैच करता है। पूर्व के दिनों में दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से किए हैं। जिसमें कागज है वो टीटागढ़ से रिलेटेड है, यानी टीटागढ़ वो स्थान है जहाँ पे कागज उद्योग काफ़ी फेमस है। तो 1 और 3 से रिलेट कराएंगे, 1 और 3 पे जाएंगे और हमको ऑप्शन मिल जाएगा भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और हम लोग इसको कई बार कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार इसको किए हैं। सीमेंट उद्योग का जो लखेरी है दोस्तों, सीमेंट उद्योग जो है ये लखेरी है, यही एक इसमें नया था, बाकी सारा हम लोग पुराना किए हैं। जो भिलाई है वो लौह इस्पात केंद्र है, जो अंबाला है वो खनिज तेल शोधनशाला है। इन सारों को हम लोग पिछले दिनों में किए हैं। केवल एक इसमें न्यू था, सीमेंट का लखेरी, यानी सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, लखेरी में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में स्थित ताराओं का समूह क्या है। तो एक निश्चित आकृति में स्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं दोस्तों, या इसी को हम लोग तारा मंडल भी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे दोस्तों कि जो हाइड्रा है दोस्तों वो सबसे बड़ा तारामंडल है, यानी सबसे बड़ा नक्षत्र है, जो आप बोल लीजिए। जो निहारिका होता है दोस्तों वो प्रकाशवान आकाशीय पिंड होता है, प्रकाशवान आकाशीय पिंड होता है। अगला फैक्ट ये याद रखेंगे कि निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है। अगला एक चीज फैक्ट और याद रखेंगे दोस्तों कि जो एंड्रोमेडा होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका है। जो एंड्रोमेडा है वो पृथ्वी के सबसे निकट की निहारिका है, और सबसे हल्की निहारिका जो है दोस्तों वो ओरियंस स्वार्ड है। सबसे हल्की निहारिका जो है दोस्तों वो है ओरियंस स्वार्ड। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेडियो वेव्स होती है दोस्तों वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। तो जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों वो है महासागर। क्योंकि हम तो देखेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ होता है, तो हम लोग इसका सही आंसर देखिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों कि जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो महासागर है। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है। आगे दोस्तों फिर नाम लिखा है और कुछ धातु और अयस्क के नाम है, या आप कहते हैं खनिजों के नाम है, जो भी कह लें, और उसको मैच कराना है। मैच में ये बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाले को बताना है। ध्यान देंगे दोस्तों जो पेरू है वो चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। चांदी का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। सेकेंड नंबर पे चांदी का उत्पादन जो होता है दोस्तों वो मैक्सिको में होता है। सेकेंड नंबर पे जो चांदी का उत्पादन होता है वो मैक्सिको में होता है, यानी मैक्सिको वाला तो सही है। सेकेंड पोजीशन पे ब्राज़ील देखेंगे लो अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है। फर्स्ट पे लेकिन चीन है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो बोल्विया है दोस्तों वो टीन के उत्पादन के लिए अग्रणी है, ये सही है। लेकिन पेरू नाइट्रेट के लिए नहीं है, पेरू चांदी के लिए, यानी हम लोग कह देते हैं कि पेरू और मैक्सिको ये दोनों चांदी के लिए फेमस हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ जर्मनी है। ये जो है क्वेश्चन इसको हम लोग पूर्व के दिनों में खूब अच्छे से किया है। तो सार जर्मनी का सार क्षेत्र होता है। तो डी का 1 अगर हम लोग देखें तो डी का 1 हमको एक ही जगह मिलेगा, जर्मनी का सार क्षेत्र। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो डी का 1 मैच करा दीजिए। और अगर आपको देखना है तो लंकाशायर दोस्तों आप लोग सुनेंगे कि ये यूके का है। जो लंकाशायर है वो यूके में है। तो इसी से अगर हम लोग चाहें केवल एक ही, अगर हमको वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी दिमाग में रहती वहाँ से भी इस क्वेश्चन को हम सही मारते हैं। तो अब आता है डोनेट्स। तो जो डोनेट्स है दोस्तों वो कोयला क्षेत्र है, और ये यूक्रेन का कोयला क्षेत्र है। जो कुजेन से है वो रूस का है। तो जो ध्यान देंगे जो कुछ, एक सेकेंड दोस्तों ये हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो कुजनेट्स है वो है रूस का, जो सार क्षेत्र है वो जर्मनी का है, जो लंकाशायर है वो यूके का है, और जो डोनेट्स है वो है यूक्रेन का। 35वां, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत
वनाच्छादित है तो हम लोग देखेंगे जो जापान है वो वनावरण में टॉप रैंक रखता है, तो वो है दिए गए ऑप्शन में थे वनावरण में 68.5% जो हिस्सा है जापान का वो वनावरण है, तो इसको ध्यान देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, एक साइड में नदी है एक साइड में बांध है और इसको मैच कराना है। तो जो जाम्बेजी नदी दोस्तों है वो कैरिबा बांध है वहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो जाम्बेजी नदी को कैरिबा बांध से मिलाइए। ऑप्शन पे जाइए, देखते हैं जाम्बेजी नदी को कैरिबा बांध से, यानी डी का हम लोग मिलाए हैं 1, सॉरी दोस्तों डी का 2 हम लोग मैच किए हैं। तो अगर हम लोग डी के 2 पे जाएं तो डी का 2 3 जगह है दोस्तों, डी का 2 3 जगह है, एक ऑप्शन तो कट गया। अब अगला जो है वो है कोलरेडो, और कोलरेडो नदी जो है वो उस पर हुअर बांध है, कोलरेडो नदी पे हुअर बांध है। अब यहाँ से हम लोग सीधा पूछते हैं, अब नील नदी है तो नील नदी का असवान होगा, क्योंकि नील नदी हमको पता है कि वो स्थित कहाँ पे है, और उस लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग नाम को अंदाज लगाने की कोशिश करें तो भी हम लोग असवान को ट्रैक कर सकते थे, पंचेत हिल नहीं होगी। तो अगर 2 नाम जो कि हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए भी हैं, कोलरेडो नदी, कोलरेडो नदी और दूसरा जो जाम्बेजी नदी है, इन 2 को, तो जाम्बेजी पे कैरिबा है, ये पिछले दिनों में भी हम लोग पढ़े हैं, और कोलरेडो नदी पे हुअर बांध है, ये भी पढ़े हम लोग। इससे ऑप्शन को टिक करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोलरेडो है वो हुअर है, जो दामोदर है वहाँ पे पंचेत हिल है, जो नील है वहाँ पे अश्वान बांध है, जो जाम्बेजी है वहाँ पे कैरिबा बांध है। आते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि गलत क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत के दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, यानी कहवा उत्पादन में टॉप रैंक कौन रखता है ये हमको बताना है। तो कहवा उत्पादन का जो शीर्षस्थ देश है, जो टॉप देश है वो है ब्राज़ील। सेकेंड नंबर पे जो है कि रैंक आता है वियतनाम का, फर्स्ट ब्राज़ील हो गया, सेकेंड दोस्तों इस वक्त वियतनाम का है, और थर्ड पे जो है वो है इंडोनेशिया। जनसंख्या एवं नगरीकरण पे दोस्तों हम लोग पूरा 1 घंटे 50 मिनट की एक पूरी वीडियो ही बना के आए हैं, तो जिसमें से सारे क्वेश्चन नियर अबाउट जितने भी बैकग्राउंड से लेके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए एक बार वो वीडियो जरूर आप देख लीजिए। आप चाहे तो उसको स्पीड में करके देख लीजिए, मैक्सिमम 1 घंटे में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। आते हैं दोस्तों जनसंख्या छोड़ते हैं और जनसंख्या छोड़ के आगे आएंगे पॉलिटी पे आएंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन जो ये की है कि डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। जो 48 है कह रहा है कि न्यायिक एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। नहीं दोस्तों, जो 48 है वो है कृषि एवं पशुपालन संगठन। 48 आर्टिकल 48 क्या है डीपीएसपी में कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन। इस चीज़ को ध्यान देंगे। बाकी सारा सही है दोस्तों। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात किया है। 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किया गया। 44 में समान न्यायिक संहिता की बात किया गया है। समान न्यायिक नागरिक संहिता तो सॉरी दोस्तों न्यायिक नहीं है, नागरिक है। तो समान नागरिक संहिता हम लोग देखेंगे हर साल पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर मिनट ये हम लोग कहते हैं कि हर महीने ये करेंट का मुद्दा बन जाता है, समान नागरिक संहिता। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, ताकि इनके भी जो प्रतिनिधि हैं वो समुचित अनुपात में हो पहुंच सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सेकेंड कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो इसको हम लोग कल ही किया दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है। तो दोस्तों सही है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो मूलाधिकार जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि थोड़ा सा गलत ये लिख दिया हम लोग, उसी को तोड़ के लिखा है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, और ये सही है। आगे कह रहा है कि बहुत आसान सा जो गलत था कि जाकिर हुसैन को ये प्रथम उपराष्ट्रपति बना रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो राधा कृष्णन है, और राधा कृष्णन एक ऐसे उपराष्ट्रपति जो आगे चल के राष्ट्रपति भी बनते हैं। हालांकि जाकिर हुसैन भी एक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये आगे चलकर ये भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं।
आते दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई है? तो आर्टिकल 169 के तहत की गई है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। हालांकि दोस्तों ध्यान देंगे कि राज्य विधानसभा द्वारा जो उसकी कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत द्वारा, यानी अगर कोई राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करती है कि हमको एक विधान परिषद चाहिए, तो पार्लियामेंट उसको बना देगी, क्योंकि 2/3 बहुमत से इसका प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है राज्य विधान परिषद बनाने में। इस चीज़ को ध्यान देंगे, यानी राज्यों की भी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि टोटल पावर 100% पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में है। तो आर्टिकल 169 याद रखेंगे, ये तीसरी से चौथी बार मिल रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। जो 47 नंबर क्वेश्चन है वो उस टाइम पीरियड का क्वेश्चन था कि विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी थी। वर्तमान में 100 है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 61 से इतने के मध्य कितनी गठबंधन सरकारें का रिकॉर्ड है किसके पास? तो उस टाइम पीरियड में बिहार का था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, काट दीजिए, दिमाग में बिहार का रखे रहिए। बिहार में तो कंटिन्यूटी के साथ देखिए गठबंधन सरकार ही बन रही है। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों योजना आयोग, हमको पता है कि योजना आयोग को 1950 में एक एक्ट की तहत लाया गया। तो ये अब बाद में इसी को योजना आयोग को ही फिनिश करके नीति आयोग लेके आया गया। तो जो योजना आयोग का निर्माण किया गया था वो एक प्रस्ताव के तहत किया गया था दोस्तों। तो वो एक प्रस्ताव के तहत किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। अब इसी योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, तीनों के बारे में पढ़े, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। इसका सही आंसर है डी। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में जो राजस्व का बंटवारा करता है वो है राज्य वित्त आयोग। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और वो जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो 243 जे के अंतर्गत किया जाता है। इसको हम लोग कल भी पढ़े हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए है, बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए 338 ए के तहत बनाया गया। इसको ध्यान देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? यानी कौन सा आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? तो आर्टिकल 331 कहता है। और राष्ट्रपति इसी आर्टिकल के दम पे जो है कि मनोनयन करता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो 1861 में दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसी के थ्रू की गई थी। और भारत परिषद अधिनियम को इसी के लिए भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया ऐसा माना जाता है। तो 1861 इसका सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों। कह रहा कि जिस अनुसूची में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन होता है? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बलवंत राय मेहता ने बोला था। बलवंत राय मेहता का कहना ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। आगे तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। अब बात है कि दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने करने का सुझाव दिया था? इसको होमवर्क कर लेते हैं, हम लोग किए भी हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो, इसका डिसीजन किसने दिया था? इसको होमवर्क के तौर पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये सही है दोस्तों कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये 2005 में 15 जून 2005 में प्राप्त हुई थी। तो इसी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लोग पढ़ते भी हैं। पिछले दिनों में यूपीपीएससी का इतिहास रहा है कि वो दिन भी पूछ लेती है, महीना भी पूछ लेती है। तो इसलिए 15 जून 2005 उस वक्त का पूछा गया एक क्वेश्चन है। हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है?
तो हमको पता है कि दोस्तों भाग 9 में की गई है, भाग 9 इससे संबंधित है, इसको ध्यान देंगे। दोस्तों आगे अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इकोनॉमी, और हम देखेंगे इसमें 59 नंबर क्वेश्चन है। और 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यानी इस 4 में से 3 जो है वो त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है, एक नहीं है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि जो ज्वालापूर्ति है, जो सड़कें हैं और जो विद्युतीकरण है, ये तीनों त्वरित अवस्थापना विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान देंगे उद्योग इससे डिफरेंट है, क्योंकि त्वरित उद्योग नहीं स्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री के लगाने के लिए कुछ बेसिक्स जो ज़रूरतें होती हैं उनको होना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। तो त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण इंडस्ट्री को छोड़ दें, जो रूरल इंडस्ट्री है उसको छोड़ दें, तो बाकी जलापूर्ति, सड़कें और विद्युतीकरण, इन तीनों को चाहिए। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अगर ग्रामीण जलापूर्ति को देखें, सड़कों को देखें, विद्युतीकरण को देखें, तो ये ऐसे अवस्था, ये सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत आते हैं, जिनके बिना, ये सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत आते हैं, जिनके बिना सोसाइटी, किसी भी समाज का डेवलपमेंट संभव नहीं है। और ये हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए आधारभूत चीज़ें हैं कि वहाँ पे जलापूर्ति होनी चाहिए, विद्युतीकरण होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रामीण उद्योग, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन पे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये 1990 और 91 के बीच की घटना है, और इस ड्यूरेशन में जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिंह राव द्वारा। तो जो नरसिंह राव थे उन्होंने एलपीजी की घोषणा की थी, और इस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो थे अपने भविष्य के आगे के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिंह राव थे, और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। आगे आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय होती है। दोस्तों प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय कह लें, तो ये किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। क्योंकि दोस्तों अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी रहेगी तो हम लोग देखेंगे किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम अच्छी है तो वो जो बाकी एरियाज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, चाहे और भी कोई सोशल एरिया हो, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि ले दे के आगे जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी का ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करेगा। तो सबसे उपयुक्त माप जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन गरीबी एवं बेरोजगारी का है, और ये पुराना आंकड़ा है इसलिए इसको नहीं करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है वो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य है उसमें पेयजल भी शामिल है, सड़कें भी शामिल है, हेल्थ भी शामिल है और एजुकेशन भी शामिल है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दोस्तों सन 2000 के करीब में आई थी, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वाधार योजना है। तो दोस्तों स्वाधार योजना है कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए ये योजना है। एक्चुअली इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि जो कठिन, अब बात आती है कि कठिन परिस्थिति क्या होगी। तो दोस्तों कठिन परिस्थिति हो गई कि वे महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं, या वे महिलाएं जो अभी कैदी थी और अभी रिसेंट में उनको रिहा किया गया है, तो इनके लिए क्या किया जाए, इनकी किस प्रकार से हेल्प की जाए, तो इसके लिए योजना बनाई गई थी, वो है स्वाधार योजना। आते दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इको मार्क, जो कि 1991 में आया था, ये उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो, यानी वो इन्वायरमेंट पे जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कम करते हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, यानी शामिल कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है औषधि एवं प्रतिजैविक। तो दोस्तों जो इको मार्क है
तो इको मार्क बेसिकली क्या है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो सौंदर्य प्रसाधन और एरोसॉल ये शामिल है, अपमार्जक ये भी शामिल है, और कागज एवं प्लास्टिक ये भी शामिल है। लेकिन औद्योगिक, औषधि और प्रतिजैविक का इको मार्क से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें शामिल नहीं है। आगे और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों जो इसमें टोल टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज को ध्यान देंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो स्थापना की गई थी वो फेरवानी समिति के अनुशंसा पे की गई थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे, फेरवानी समिति। तो ऑप्शन को अगर एक तरफ आपको मैचिंग करने के लिए भी दे सकता है और दूसरी साइड हो सकता हो कि एक साइड फेरवानी समिति लिखा हो और दूसरी साइड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिखा हो। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रवर्तक हैं वो SBI भी है, LIC भी है, IDBI भी है। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं IDBI, LIC, GIC, SBI, ये सब इसके प्रवर्तक हैं। साथ ही कुछ अन्य प्रवर्तकों में ICICI, IFCI, BBI, ये सब के सब शामिल हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे कि उपर्युक्त सभी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान देंगे अगर आपको ABCD में डी ऑप्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है और डी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी लग रहा है, उपर्युक्त सभी दिया हुआ है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों तो कोई बात ही नहीं आ रहा हो तो आप डी को टिक कीजिए और आगे निकलिए। यूपीपीसीएस में आप देखेंगे कि 90% चांस होता है कि ऑप्शन डी सही हो जाए। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, यानी भारत उस चीज का आयात करता होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि जब हमारा हरित क्रांति हुआ उसके बाद से गेहूं और चावल की तो भारत में कमी रही ही नहीं, यानी भारत निर्यात करता है चावल और गेहूं का, इसका आयात तो निश्चित नहीं करेगा। अब बात आती है दोस्तों चीनी का। तो हमको पता है कि भारत में गुड़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, हमारी साउथ की तो प्रोडक्टिविटी भी जो गन्ने की बहुत ज़्यादा है, ऐसे में चीनी का भी भारत आयात नहीं करता होगा। तो आप बता दी कि दोस्तों भारत आयात किसका करता होगा, तो दालों का। तो ये सही है दोस्तों कि भारत में जो दलहनी फसलें हैं वो बहुत कम होती हैं और भारत अपनी ज़रूरत का मैक्सिमम हिस्सा दालों का जो है वो आयात करता है। यही रीज़न है कि हाल के दिनों में दालों को फोकस किया गया है ताकि भारत में जो दाल की उत्पादकता उसको बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा जो फॉरेन करेंसी है, करेंसी रिजर्व है, वो भारत का बढ़ाया जा सके या सुरक्षित रखा जा सके। आते दोस्तों अगला 69 नंबर क्वेश्चन कर, ये फेमा के ऊपर है। फेमा का है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू कब किया गया। तो दोस्तों जो फेमा है इसको, ये अधिनियम तो बना था 1999 में, लेकिन इसको अंतिम रूप से सन 2002 में लागू किया गया, सन 2002 में लागू किया। 17 नंबर क्वेश्चन जो कि साइंस है, कह रहा टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अवरक्त जो किरण है उनका यूज किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए हैं, तो इसको ध्यान देंगे कि अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों क्लोरीन प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम लोग ध्यान देंगे कि पहले एक प्योरेट आता था और इसमें क्लोरीन लगी रहती थी। तो जो क्लोरीन गैस है या जो क्लोरीन है ये बेसिकली क्या करती है कि पीने के पानी को प्योर करती है। अभी हम लोग रिसेंट में देखेंगे कि जो बिहार और असम में बाढ़ आया है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसमें यही कहा गया है कि बाढ़ ग्रसित एरिया में जो पानी है उनको पीने से पहले उसको क्लोरीनीकृत कर ले। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पीने का पानी शुद्ध हो जाएगा क्लोरीन से। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा यूरो 2 के जो मानक हैं उनको पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में मिलाया जाता है और वो सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वो 0.05% होनी चाहिए, यानी 5% का 100वां हिस्सा सल्फर होना चाहिए, यानी बहुत कम सल्फर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। दोस्तों सूर्य की प्रकाश के दृश्य भाग से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जा सकता है। इसको हम लोग अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लें तो इसका एक्सप्लेनेशन ये काफ़ी अच्छा किए हैं, यहाँ से समझ में उनको आ जाएगा। तो ध्यान देते करें कि समुद्र की सतह जो है दोस्तों वो थोड़ी सी अगर गहराई में जाते हैं, यानी नियर अबाउट 400 से 8000 फीट की अगर गहराई में जाते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ पे अवरक्त विकिरण के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी कि सूर्य के प्रकाश से दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा की इंपॉर्टेंस है, तो हम देखेंगे यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न कर लिया जाता है। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के इलाज के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो एक दंत चिकित्सक जो है दोस्तों वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। 75 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है दोस्तों ये बताना है, यानी इनमें से 3 ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो टायरोसिन के बारे में थोड़ा सा समझ लें दोस्तों। तो टायरोसिन एक गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित अन्य एमिनो अम्ल फिनाइलानीन बनाता है, यानी हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो जो टायरोसिन है वो एक गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य एमिनो अम्ल फिनाइलानीन बनाता है, फिनाइलानीन बनाता है, ध्यान देंगे, फिनाइलानीन बनाता है। आगे हम लोग देखें दोस्तों क्या करें कि इसमें बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो जो टायरोसिन है दोस्तों वो उदासी से लड़ सकता है, ये सही है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ये भी सही है। ये भावनात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये तीनों सही है। लेकिन बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करना इसका काम नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता दोस्तों, तो हम देखेंगे जो पीत बुखार होता है ये भी संचालित होता है, जो डेंगू होता है ये भी संचालित होता है, जो चिकनगुनिया है ये भी संचालित होता है। केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है दोस्तों वो टाइगर मच्छरों यानी एडिस मच्छर जो हो गए, जो स्ट्रिगोनिया हो गए, जो सफ़ेद पट्टियाँ हो गई, इस टाइप के जो काले के मच्छर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं टाइगर मच्छर। इनके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है, बल्कि जो पीत ज्वर है, जो डेंगू है, जो चिकनगुनिया है, इनके जो सोर्स हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? तो ये पेपर में 2019 में क्वेश्चन भी आया दोस्तों, कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है कि लाइकेन, चूंकि पर्यावरण अगर प्रदूषित है तो वहाँ पे ये नहीं उगते हैं, यानी वायु प्रदूषण अगर अधिक होता है तो वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। यही रीज़न है कि इनको इन्वायरमेंट का जो है वो संकेतक माना जाता है। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है तो वो है मैरास्मस। तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है वो है मैरास्मस। और देखेंगे जो पेलाग्रा होता है दोस्तों वो विटामिन B5 की कमी से होता है। अगर विटामिन B5 की कमी हो रही है तो बच्चों को जो रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा। और जो बेरी होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और जो रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन D की कमी से होता है, विटामिन D की कमी से होता है। आगे आते दोस्तों, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त की धारा को प्रदूषित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इस दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो रक्त में घुलनशील होती है और वो रक्त की धारा को दुष्प्रभावित कर देती है। ध्यान देकर हम यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन से जोड़ के वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन से जब रिएक्ट करती है तो हीमोग्लोबिन से जोड़ के ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या करती है? कम कर देती है। जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है? कम कर देती है। यही रीज़न है कि जो रक्त होता है वो दुष्प्रभावित हो जाता है। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। जब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देंगे तो खाद्य पदार्थ जो है उनके खराब होने की जो दर है वो बहुत धीमे हो जाएगी और यही करता है प्रशीतन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से उत्सर्जन आच्छादित है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे ध्यान दें, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं,
ये सब क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स यानी PM 2.0 जो 10 है वो सब इसमें शामिल है। 82 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को, या क्लास 6 का क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। एक साइड में जैव मंडल भंडार है, दूसरी साइड में अवस्थिति है। तो जो जैव मंडल भंडार में जो नोकरेक है, जो मानस है, जो दिहांग दिबांग है और जो अगस्त मलाई है, इसको हमको मैच कराना है। दोस्तों देखेंगे हम लोग, जो इसमें दिहांग दिबांग है वो है अगस्त मलाई को आप सीधा चाहिए दोस्तों तो आप केरला से मिला सकते हैं। अगस्त मलाई को आप सीधा केरला से मिला सकते हैं, तो डी का 1 सही हो गया। अब जो इसमें दिहांग दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि मानस किसका है? असम का। ये सबको पता है कि मानस किसका है? असम का है। ये कई बार इसमें चारों जो ऑप्शन है वो सब रिपीटेड है। तो मानस असम का है। और नोकरेक किसका है दोस्तों? तो नोकरेक मेघालय का है। और नोकरेक ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि नोकरेक भी पूर्व के दिनों में मिल चुका है। तो नोकरेक की कहाँ का जीवमंडल रिजर्व है? मेघालय का। इस चीज को ध्यान देंगे। किस स्तर पर डेसिबल की ध्वनि को खतरनाक होती है? तो दोस्तों जो 80 डेसिबल की ध्वनि होती है, हालांकि WHO की बात माने तो 75+ डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जो ठीक है, तो जैव मंडल जो रिजर्व है दोस्तों, जो जैव मंडल रिजर्व है वो महत्वपूर्ण रणनीति है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक है? तो दोस्तों हमको पता है कि मोर उत्पादक हो नहीं सकता है, गाय उत्पादक हो नहीं सकती और बाघ उत्पादक हो नहीं सकता है। ये उपभोक्ता हो सकते हैं, ये माना जा सकता है। उत्पादक का मतलब हो गया जो खुद अपना भोजन या ये सब चीज़ों को क्या करें कि प्रोड्यूशन करे, खुद ही बनाए। तो हम देखेंगे ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने भोजन का जो उत्पादन है वो खुद करते हैं। तो उत्पादक कौन हो गए? हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा रीजन दे रहा है कि मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, तो हमको पता है कि एक जर्मन वैज्ञानिक है, उनका नाम है डॉक्टर गेहार्ड। तो डॉक्टर गेहार्ड का कहना है कि मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी हम लोग देखें दोस्तों तो इसका कारण तो सही हो गया, और यही रीज़न है क्योंकि मरुस्थल ऊर्जा प्राप्त करने में इतनी तीव्र गति से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। यही रीज़न है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन करने के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या करता है। 88 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, पॉल्यूशन भी है और ओजोन परत का क्षरण भी है। क्योंकि ओजोन परत का जो क्षरण हो जाएगा तो जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं वो डायरेक्टली बिना किसी अवरोध के सीधा आ जाएंगी अर्थ पे, और जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो दोस्तों मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये तो टेम्परेचर में योगदान देता होगा। जलवाष्प सबसे ज़्यादा योगदान देता है, यस टू हम देखेंगे सबसे ज़्यादा देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। अगर हम लोग रैंक देखना चाहें कि कौन सबसे अधिक देता है कौन सबसे कम देता है, तो जलवाष्प देखिए तो सबसे अधिक देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद से उसके बाद नंबर है, और मीथेन का उसके बाद नंबर है, ओजोन का उसके बाद नंबर है। तो बचा क्या दोस्तों? तो बचा आपके पास सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो है ये सार्वत्रिक तापन यानी जो वैश्विक तापन है उसमें योगदान नहीं देते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 जो है दोस्तों वो क्या है देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना इसका लक्ष्य है। जो इसका उद्देश्य वो है 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना।
इस कार्य योजना को 1992 में रियो डी जेनेरो से उत्पन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस चीज को ध्यान देंगे, यानी एजेंडा 21 का संबंध 1992 के रियो सम्मेलन से है और इसका काम है वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो वैश्विक पर्यावरण को संरक्षण हेतु, तो इसका आंसर है सी। 92 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्नांकित वायु प्रदूषण के कारक है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होते हैं ये भी देखेंगे, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वस्तु तो हम देखेंगे जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है यह HNO3 बना लेते हैं और वाटर के साथ मिलके, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। तो इस तरह से ये अम्ल वर्षा के कारण बन जाते हैं। आते हैं दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन पे, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इनमें 3 गलत है, एक ही सही है, वो कौन सही है उसको बताना है। यहाँ पे करा बायोस्फीयर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, हाँ जो सही है वो बताना है। तो ध्यान से देखिए अगर, तो कह रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमको पता है, कल भी हम पढ़े हैं कि टांसले ने किया था इस वर्ड का खोज, इसके जो प्रतिपादक हैं, यानी कोंडोल तो गलत हो गया और टांसले देखिए इकोलॉजी में कह रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। तो यानी बी और सी इस तरह से गलत हो गया अगर हमको कल क्या पता रहता। हालांकि इकोलॉजी की खोज हैकेल ने की है, ये भी हम लोग पूरे के दिनों में बोर्ड पढ़ चुके हैं जीएस स्पेशल में। तो इकोलॉजी शब्द की भी खोज हैकेल ने की है। अब आते हैं कि इकोसिस्टम का टांसले हो गया और इकोलॉजी का हैकेल हो गया। अब तब जैव विविधता की खोज किसने की दोस्तों? जो जैव विविधता की खोज है वो दासमैन ने की है। जैव विविधता की खोज दासमैन ने की है। यहीं से हम लोग थोड़ा सा और भी फर्क देख लें तो जो पारिस्थितिकीय निकेत है दोस्तों, जो पारिस्थितिकीय निकेत है इस शब्द की खोज ग्रीनलैंड ने की है और जो हॉट स्पॉट वर्ड है इसकी नॉर्मन मेयर ने की है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सुएज का नाम, वो सुएज का है, वो सुएज का है। केवल एक ही सही मैच है। आइए करा निम्नलिखित में से किसको रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो हमको पता है कि जो रामसर का दर्जा प्राप्त होता है वो वेटलैंड्स को प्राप्त होता है और अब तक कुल 37 वेटलैंड्स है। न्यू करंट है, ये 26 ओल्ड है, इस वक्त 37 हैं। अभी 10 रिसेंट में जोड़ी गई हैं वेटलैंड, जिनमें से अकेले 6 यूपी की हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो 10 न्यू वेटलैंड है इनका एक बार नाम रीड कर लेंगे होमवर्क के तौर पे। आते हैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पे। करा बब्बर सेठ सफारी कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसको इटावा में स्थापित किया गया दोस्तों सन 2013 में। उत्तर प्रदेश IT सिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। ये भी पूर्व के दिनों में हम लोग किए हैं। आते हैं सीधा 99 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी देखिए कुंभ मेले से रिलेटेड है, तो इसको ना ही पढ़े तो ठीक है। हालांकि ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन है कि कुंभ मेले में 2013 में देखेंगे कि भीड़ हादसा हो गया था, भगदड़ मच गई थी जिसमें कई लोग की जान चली गई थी। तो ये भीड़ हादसा जो हुआ था इसके लिए एक न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट की एक समिति बनाई गई थी। तो ध्यान देंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आता है स्थान एवं उद्योग। तो हमको पता है कि जो अलीगढ़ है दोस्तों, जो अलीगढ़ है वो फेमस है अलीगढ़ का ताला, ताले के लिए। तो अलीगढ़ का ताला हम लोग वर्ड भी सुनते हैं। तो अलीगढ़ का ताला यानी सी का 1 हो गया। सी का 1 देखें तो 2 जगह पे है, यानी बी और ए तो नहीं होगा। अब हम लोग ध्यान से देखें तो फिरोजाबाद को, तो फिरोजाबाद को हम लोग देखें तो बी का, तो हम लोग कहते हैं फिरोजाबाद की चूड़ी, फिरोजाबाद की चूड़ी के लिए काफ़ी फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। तो हम देखेंगे कि बी का 4 से हो जाएगा। बी का अगर 4 पकड़े तो हमको ऑप्शन इसका सी सही मिल जाएगा। जो चुर्क है वो सीमेंट के लिए फेमस है, चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। अब आपका बचा मेरठ। तो मेरठ जो है दोस्तों वो खेल का सामान के लिए फेमस है। तो मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए फेमस है। 101 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो झांसी मिलते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मिल चुका। समसामयिकी की क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समसामयिकी की क्वेश्चन इस वक्त करना बिल्कुल गलत होगा। केवल 6 मंथ का हम लोग करंट पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ भी रहे हैं। 500 स्पेशल क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहां से आपका सारा काम चल जाएगा। 100 तो हम लोग आते हैं सीधा इसको छोड़ते हुए विविधा पे। राम सेतु शुरू हुआ है दोस्तों। जो राम सेतु है वो भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पे देखेंगे धनुषकोडी है। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पे धनुषकोडी है और यहाँ से श्रीलंका तक हम देखेंगे इसको ये फैला हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि राम सेतु शुरू कहाँ से होता है, तो धनुषकोडी से शुरू होता है। आगे आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व BCCI निदेशक अश्विनी कुमार हाल ही में राज्यपाल बने। तो ये देखेंगे करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं करेंगे।
विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती हैं तो रेड डाटा बुक में लिस्टेड होती हैं, और अगर 50 दिन तक वो अपने, और 50 वर्षों तक 50 ईयर तक ये अपने आवास पर दिखाई नहीं देती हैं तो इनको विलुप्त घोषित किया जाता है। चीनी लेखक भारत का किस नाम से उल्लेख करते थे? तो यिन तू के नाम से करते थे, यिन तू के नाम से करते थे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि चीनी भारत को यिन तू बुलाते थे। कह रहा है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो है वो किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये एक शिक्षक के, एक टीचर के रूप में प्रदर्शित करती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो शिक्षक को प्रदर्शित करती है। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, लॉरी कॉलिंस और लेडी कैथरीन मेयो। अब इसको मैच करना है कि आगे कुछ बुक्स लिखा है किसकी है। तो हमको डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री की है, यानी डी का 3 सही होगा। डी के 3 पे जाएंगे तो बी और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ये वाला जो ऑप्शन था वो बहुत आसान था। और अगर अब 3 पहुंच गए तो सी का 4 भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सी का 4 दोनों में है। यानी राम मनोहर लोहिया की बुक थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब बल्कि ए और बी का क्या होगा? तो देखिए कि ए का नाम है लेडी कैथरीन मेयो और बी का नाम है लॉरी कॉलिंस। तो जो ए है, ए का मदर इंडिया, जो लेडी कैथरीन मेयो है इन्होंने ही मदर इंडिया लिखी थी। तो हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रीडम इट फिड नाइट, ये हो जाएगा लॉरी कॉलिंस एंड मोमी निक लापियरे, यानी लॉरी कॉलिंस और लापियरे का ये है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसको ध्यान दे देते हैं। इसमें केवल और केवल आप जवाहरलाल नेहरू वाला, राम मनोहर लोहिया वाला और चूंकि मदर इंडिया नाम है तो ये 3, केवल ये 3 याद कर लीजिए। अगर ये नहीं भी आपको याद हो तो कोई बात नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबको पता है। राम मनोहर लोहिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया का है, और लेडी कैथरीन का मदर इंडिया है। आते दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये देखेंगे कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये न्यास पर आधारित थी। दोस्तों जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी वो न्यास पर आधारित थी। न्यास क्या कहता है? तो न्यास कहता है कि व्यक्ति संपत्ति का मालिक हो, न कि सिर्फ उसका प्रबंधक। यानी गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो कहते थे कि व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बनाओ, केवल वो मैनेजमेंट ना करे। तो ये न्यास पर आधारित थी, इसको ध्यान देंगे। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पे है? तो इसका आंसर है श्रीलंका में। सर्वाधिक परसेंटेज श्रीलंका में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद में। कल ही हम लोग किए हैं, रिपीटेड है। तो मानसिक रूप से विकलांग हेतु हैदराबाद में है। 115 नंबर क्वेश्चन उकाई, पत्राचू, पेंच और ढाबोल कहाँ है? तो ध्यान देंगे दोस्तों जो उकाई है वो एक जनगणना नगर है। कहाँ का? तो ध्यान देंगे जो उकाई है दोस्तों वो गुजरात का जनगणना नगर है। उकाई गुजरात का जनगणना नगर है। अब आता है बात अगला पत्रातू। तो पत्रातू हम देखेंगे एक जनगणना शहर है, किस चीज़ का? तो झारखंड का। पत्रातू झारखंड का एक जनगणना शहर है। अब आती है अगली बात पेंच। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो ये है मध्य प्रदेश का। और जो डाभोल है, तो जो डाभोल है दोस्तों वो एक बंदरगाह शहर है, किसका? तो महाराष्ट्र का। इस तरह से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से जीएस के हम लोगों ने सन 2013 में आए सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों कल मिलते हैं सन 2014 के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।